क्वेश्चन नंबर 75 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दिया है स्फीयर starts rolling down an incline of inclination theta. We have to find the speed of the center when it is covered a distance L. L डिस्टेंस जब वो कवर कर लेता है तो आपको स्पीड उसकी बतानी है। तो यहाँ मैं एक इंक्लाइन प्लेन बना लेता हूँ और उस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा के बराबर है, और यहाँ पे एक स्फीयर है उसको रिलीज कर दिया जाता है यहाँ से, और इस स्फीयर का मतलब है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 2/5 mr² के बराबर। और हम ये बात जानते हैं कि जब कोई राउंड ऑब्जेक्ट जब एक इंक्लाइन प्लेन पे रोल करता है तो उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + I डिवाइडेड बाय mr²। ये उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे थीटा जो है वो कांस्टेंट है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। और मैं ये कह सकता हूं कि इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है सेंटर का a, और ये सेंटर जो है l डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, ट्रेवल। यहाँ पे इसकी स्पीड जो थी सेंटर ऑफ मास की 0 थी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो है v के बराबर में मान लेता हूं, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूं v² = u² + 2as। तो आपको मिल जाएगा इनिशियल स्पीड 0 के लिए v = √2al के बराबर। अब यहाँ सारी वैल्यूज जो है मैं पुट करने वाला हूं, तो आपको मिलेगा यहाँ पे v = यहाँ पे I की जगह जो है 2/5 mr² पुट करिए तो आपको मिलेगा g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2/5 7/5 5/7 g sin थीटा। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी और एक्सेलरेशन को पुट करेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा 2 × L × g sin थीटा × 5/7 का अंडर, तो आपको मिल जाएगा 10 gL sin थीटा डिवाइडेड बाय 7 का अंडर। दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर द L डिस्प्लेसमेंट। जब इसका सेंटर L डिस्प्लेस हो जाएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी इतनी। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 81 की। इसमें दिया है कि यूनिफॉर्म व्हील है जिसका रेडियस r है। यूनिफॉर्म व्हील का मतलब है डिस्क, व्हील का मतलब आपको लेना है डिस्क, और उसको सेट कर दिया जाता है रोटेशन में अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। दिस रोटेटिंग व्हील इज नाउ प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। Because of friction at the contact, the wheel accelerates forward and its rotation decelerates till the wheel starts pure rolling on the surface. We have to find the linear speed of the wheel after it starts pure rolling. तो सवाल कुछ ऐसा है बेटा कि पहले एक पहिए का लेते हैं, एक व्हील लेते हैं और इस व्हील को घुमा दिया जाता है, जोर से व्हील को घुमा दिया जाता है। व्हील घूम रहा है, हवा में है व्हील और घूम रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, और इसे अचानक से आराम से एक रख दिया जाता है एक रफ सरफेस पर, एक रफ सरफेस पर इसको रख दिया जाता है p = 0। अब यहां ध्यान से सुनिए बेटा, कॉन्सेप्ट की बात है कि जब ये ऑब्जेक्ट जो है प्योर रोटेशन कर रहा है तो इसके ऊपर एग्जिस्ट करने वाला हर एक पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी यदि मैं देखना चाहता हूं डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं कि ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होने वाली है r ओमेगा के बराबर। यहाँ की वेलोसिटी होगी r ओमेगा ऐसे ऊपर, इसकी वेलोसिटी होगी r ओमेगा राइट में, इसकी वेलोसिटी r ओमेगा नीचे। सो हमें मतलब है नीचे वाले पॉइंट की, बॉटम वाले पॉइंट की वेलोसिटी की r ओमेगा है पीछे की तरफ। तो हम जानते हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखना, नीचे वाला जो ग्राउंड है और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस स्फीयर का, दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रही है। ये जो स्फीयर का जो पॉइंट है बॉटम मोस्ट, ये पीछे की तरफ जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस पे आगे की तरफ एक्ट करने लगेगा, और फ्रिक्शन का नेचर जो होगा बेटा वो काइनेटिक टाइप का होने वाला है। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे μ × m × g के बराबर, इतना फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन का मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी आगे की डायरेक्शन में होगा, बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिख सकता हूं कि सारे फोर्सेस का समीशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, सिर्फ μ mg के बराबर फोर्स है।
डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज m से m गया, आपको मिल गया म्यू k इंटू जी। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस डायरेक्शन। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया। दूसरी बात देखिए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है mg के बराबर फोर्स, एक लग रहा है नॉर्मल के बराबर फोर्स। नॉर्मल mg आपस में बराबर हैं और इनका सेंटर के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं है इंडिविजुअली भी। फ्रिक्शन का टॉर्क इस सेंटर के अबाउट आ रहा है। यदि मैं आपको बताया था कि टॉर्क की डायरेक्शन देखने का तरीका क्या है, इस पॉइंट पे हाथ रख लीजिए और ये जो फोर्स है ये यदि अकेला लगेगा दुनिया में तो इस बॉल को, इस सिस्टम को कैसे घुमाना चाहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। तो इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके अबाउट आ रहा है और टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी आप लिख सकते हैं एफ के इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा विच इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाती है, एफ के की वैल्यू म्यू एम जी रख देंगे, म्यू एम जी इंटू आर। तो एक आर से एक आर चला गया, एक एम से एक एम चला गया, अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाती है 2 म्यू जी डिवाइडेड बाय आर। ये आपको मिल जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू, और ये भी क्या है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है। अब यहां ध्यान से सुनना बेटा कि एक्सेलरेशन जो है आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन आगे की तरफ है और एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है अल्फा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो आपका स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में ACUM। इसकी जो वेलोसिटी है 0 के बराबर है सेंटर ऑफ मास की, और इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फा इस डायरेक्शन में। तो आप यहां देखिए बेटा कि एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, यानी कि वो स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, लीनियर स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, और अल्फा जो है वो ओमेगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ओमेगा को जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन दोनों? आर ओमेगा और वी जब आपस में बराबर हो जाएंगे। पहले आर ओमेगा कम था, आर ओमेगा ज्यादा था, स्पीड कम थी, और स्पीड बढ़ रही है, आर ओमेगा कम होता जा रहा है बिकॉज ओमेगा की वैल्यू कम होती जा रही है, बिकॉज ओमेगा और अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं मान सकता हूं कि टी इज इक्वल टू टी, ये टी इज इक्वल टू 0 की बात है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल ओमेगा ओमेगा है, और अल्फा और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट है, और टी बराबर टी पर मैं मान लेता हूं कि क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी VCOM जो है वो आर ओमेगा के बराबर हो जाती है टी टाइम पर। सो यहाँ पे टी टाइम पे वेलोसिटी लिख सकते हैं, ये रिलेशन लिख सकते हैं आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टी टाइम पे, 0 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी के बराबर हो जाएगी। सो यहाँ पे वैल्यू रखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है आपके पास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज म्यू के इंटू जी। सो म्यू के इंटू जी इंटू टी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 म्यू जी बाय आर, 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी। अब इस रिलेशन को आपको करना है सॉल्व, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कि आपके पास है म्यू जी टी और यहां जाएगा आपके पास 2 म्यू जी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, आर ओमेगा, तो आपको मिल जाएगा यहां से टी इज इक्वल टू आर ओमेगा डिवाइडेड बाय 3 म्यू जी, आर ओमेगा डिवाइडेड बाय 3 म्यू जी। आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। इतने समय के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इस टाइम पर हमें ये लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, या फिर कह सकते हैं ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें मिल जाएगा लीनियर वेलोसिटी जब ये रोलिंग स्टार्ट कर देगा अपनी, तो हो जाएगी आपके पास म्यू जी इंटू टी विच इज आर ओमेगा बाई 3 म्यू जी। म्यू जी से म्यू जी गया, आपको मिल जाता है आंसर आर ओमेगा बाई 3। तो जब ये रोलिंग स्टार्ट होगी इसकी लीनियर स्पीड आर ओमेगा बाई 3 हो जाती है। समझ गए? अब क्या पूछा क्या था, यही पूछा था आपसे और हमने इसका जवाब दे दिया है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। इसमें दिया है कि हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस r है और वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लाई करता है। हॉलो स्फीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो है 2/3 mr स्क्वायर। अच्छा, अब ये एक स्मूथ सरफेस पर है, लाइक दिस, स्मूथ सरफेस पर है, इसका रेडियस जो है वो r के बराबर है।
और इसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाकर खींचा जाता है। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि फोर्स हम लगा रहे हैं F के बराबर और इसको खींचा जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्फीयर ड्यूरिंग द टाइम इट मेक्स वन फुल रोटेशन। जब ये कंप्लीट वन रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो इसका सेंटर कितना चल जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ यही फोर्स है, फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। mg नीचे की तरफ है और नॉर्मल ऊपर की तरफ है। mg और नॉर्मल आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। सो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमें मिल जाता है F डिवाइडेड बाय m के बराबर। अब टॉर्क की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल और mg सेंटर से पास हो रहे हैं तो इनका कोई भी टॉर्क नहीं बनता है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क बन रहा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं F इंटू R इज इक्वल टू I 2/3 mr² इंटू अल्फा। तो यहां से एक R से एक R चला गया, अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाती है 3F/2mr। ये अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब बेटा ये देखिए कि अल्फा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और हमें एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करवाना है, यानी थीटा की वैल्यू 2 पाई के बराबर करनी है कांस्टेंट अल्फा से। और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की बात करें 0 के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास 2 पाई के बराबर। तो आप यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं कि कितने समय में ये काम हो जाएगा इस एक्सेलरेशन से 0 इनिशियल स्पीड से। तो फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सो इनिशियल वेलोसिटी 0, ये आपके पास 2 पाई प्लस इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा 3f अपॉन 2mr इंटू टी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और 8 पाई एम आर डिवाइडेड बाय 3f। ये टी स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है। टी स्क्वायर मिल गया। अब क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है कि सेंटर ने कितना डिस्टेंस चला इस टाइम में। तो मैं कह सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमें पता है, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 के बराबर है, हमें टाइम पता चल गया, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का। सो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज f बाय m इंटू टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर विच इज 8 पाई mr डिवाइडेड बाय 3 इंटू f। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे। m से m गया, f से f गया और 2 से चला गया 4 बार। सो 4 पाई r बाय 3 विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इतने समय में ही एक जो है गोल चक्कर जो है कंप्लीट ये कर पाएगा, एक फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा ये जो स्फीयर है, और उतने ही टाइम में इसका सेंटर जो है 4 पाई r बाय 3 डिस्टेंस के बराबर मूव कर जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन में दिया है एक सॉलिड स्फीयर है जिसको सेट कर दिया जाता है मोशन में ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस with a linear speed v in the forward direction and angular speed v by r in anti-clockwise direction as shown in figure. We have to find the linear speed of the sphere when it stops rotating. जब ये अपना रोटेशन स्टॉप कर देता है तो आपको लीनियर स्पीड बतानी है। दूसरा पार्ट, जब ये स्लिपिंग खत्म हो जाती है, रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, तब आपको बताना है कि लीनियर स्पीड कितनी होगी। तो यहां देखिए बेटा, ओमेगा की वैल्यू v अपॉन r के बराबर है, यानी v की वैल्यू r ओमेगा के बराबर है, और लेकिन तभी भी ये रोलिंग नहीं है, बिकॉज रोलिंग में ये जरूरी होता है सेंस देखना ओमेगा का। यदि वेलोसिटी इस तरफ है सो ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा और v इज इक्वल टू r ओमेगा होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये रोलिंग है। और यदि आपके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ओमेगा इस डायरेक्शन में है और v इज इक्वल टू r ओमेगा है, तब भी हम कह सकते हैं रोलिंग है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन होगा तो हम कह सकते हैं कि वो रोलिंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए बेटा, ओमेगा की वैल्यू है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इस ओमेगा का की वजह से जो
वेलोसिटी आ रही है नीचे वाले पॉइंट की वो v इस डायरेक्शन में है और लीनियर वेलोसिटी की वजह से, सेंटर ऑफ मास की वजह से एक वेलोसिटी और आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू v। तो इस लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v के बराबर है आगे की तरफ, तो मैं कह सकता हूं नीचे वाला पॉइंट जो है आगे की तरफ स्लिप हो रहा है और फ्रिक्शन की लग रहा होगा पीछे की तरफ। फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा होगा काइनेटिक नेचर का और लग रहा होगा पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन। Fk इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम इंटू जी के बराबर। अब ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ, तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट म्यू इंटू एम जी इंटू आर इज इक्वल्स टू आई विच इज 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ से एम आर से एम आर चला गया, आपको मिल जाता है अल्फा इज इक्वल्स टू 5 म्यू जी डिवाइडेड बाय 2r। एक अल्फा की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है, अल्फा मिल गया। अब आप ध्यान दीजिए बेटा कि ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो ये है, ओमेगा की डायरेक्शन ये है और अल्फा की डायरेक्शन ये है, यानी कि इनमें डेसिलरेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ओमेगा की जो वैल्यू है डिक्रीज होने वाली है, तो हमें ये देखना है कि ओमेगा की वैल्यू 0 कब हो जाती है। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूं ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं बिकॉज अल्फा की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। फाइनल ओमेगा 0 होना चाहिए, इनिशियल ओमेगा जो है वो कितना है आपके पास v अपॉन आर आपके पास इनिशियल ओमेगा है, प्लस अल्फा, अल्फा ऑपोजिट में है तो माइनस के साथ लिखूंगा 5 म्यू जी डिवाइडेड बाय 2r इंटू टाइम टी। तो ये टाइम आप निकाल लीजिए कितना होगा, एक r से एक r चला जाता है, आपको मिल जाता है टाइम t इज इक्वल्स टू 2v डिवाइडेड बाय 5 म्यू जी। तो इतना समय के बाद जो आपका एंगुलर स्पीड है वो 0 हो जाएगी। अब इस टाइम, ये टाइम जब हो जाएगा, जब आपको लीनियर स्पीड बतानी है, तो लीनियर स्पीड के लिए क्या करें, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, तो एक्सेलरेशन जो है पीछे की तरफ होगा म्यू जी के बराबर। सो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का पीछे की तरफ है और वेलोसिटी इसकी इनिशियल आगे की तरफ है, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सो फाइनल वेलोसिटी पता नहीं कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v आगे की तरफ, एक्सेलरेशन कितना है म्यू जी के बराबर, और टाइम कितना लग चुका है, टाइम है 2v/5 म्यू जी, 2v/5 म्यू जी से मर गया म्यू जी, और v माइनस 2/5 तो कितना हो जाएगा आपके पास 3v/5 के बराबर। ये फाइनल स्पीड आपको मिलने वाली है, फाइनल स्पीड, लीनियर स्पीड जो है 3v/5 होगी जब इसका रोटेशन बंद हो जाएगा। ये नहीं, ए पार्ट का आंसर है। माइनस एक्सेलरेशन कितना है आपके पास म्यू जी इंटू टाइम टी, ये वेलोसिटी है टाइम टी के बाद, इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आप लिखें, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है माइनस ऑफ v बाय आर, प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 म्यू जी बाय 2r, 5 म्यू जी बाय 2r इंटू टी, अल्फा इंटू टी। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया v इज इक्वल टू आर ओमेगा एट t इज इक्वल टू t। से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से r कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा v माइनस म्यू जी टी इज इक्वल्स टू माइनस v और प्लस में है 5 म्यू जी बाय 2 इंटू टी के बराबर। तो ये v इधर आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2v इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/2 म्यू जी टी के बराबर। तो आपको यहाँ से मिल जाता है टाइम t इज इक्वल्स टू 4/7 v डिवाइडेड बाय म्यू जी। तो ये टाइम की वैल्यू मिल जाती है जिस टाइम इंस्टेंट पर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, और इस टाइम इंस्टेंट पर यदि आपको वेलोसिटी निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी, तो आपको मिल जाएगा लीनियर वेलोसिटी इस समय कितनी होगी v माइनस म्यू जी इंटू टी, टी इज 4/7 v बाय म्यू जी। तो आपको मिल जाएगा v इंटू 1 माइनस 4/7, तो मिल जाएगा आपके पास 3v/7। तो आंसर आपको मिल जाएगा फाइनल स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3v/7। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि एक सॉलिड स्फीयर है, रोल करता है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लीनियर स्पीड v से और कोलाइड करता है इलास्टिकली विद अ फिक्स्ड स्मूथ वर्टिकल वॉल। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर आफ्टर इट हैज स्टार्टेड प्योर रोलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये सवाल काफी अच्छा है, अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्मूथ वॉल है, स्मूथ वॉल, और इस स्मूथ वॉल से एक स्फीयर टकराता है, एक सॉलिड स्फीयर जो है जो मूव कर रहा है, रोल कर रहा है विद वेलोसिटी v, और ओमेगा इस डायरेक्शन में है, ओमेगा की वैल्यू है v अपॉन r के बराबर।
अब हम जानते हैं कि जब इलास्टिक कोलिजन एक वॉल के साथ होता है तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो e टाइम्स हो जाती है और रिवर्स हो जाती है। यानी कि होगा क्या कि जब ये इस वॉल से टकराएगा, जब ये वॉल से टकराएगा तो इंपैक्ट की वजह से इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में। लेकिन क्योंकि कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, सो ओमेगा को चेंज करने के लिए यहां पे कोई भी टॉर्क नहीं है, तो ओमेगा इसी डायरेक्शन में रहने वाला है जिस डायरेक्शन में कोलिजन से पहले था। सो ओमेगा मिल जाएगा इस डायरेक्शन में। तो आप यहां पे देख सकते हैं क्लियरली कि वेलोसिटी, नीचे वाले पार्टिकल की बात करूं, एक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वजह से है v, और एक वेलोसिटी है आपके पास रोटेशन की वजह से r ओमेगा विच इज आल्सो v। सो नीचे वाला जो पॉइंट है वो 2v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब स्लिपिंग यहाँ पे होने वाली है, और स्लिपिंग हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू mg के बराबर, म्यू mg के बराबर। अब इस फ्रिक्शन की वजह से एक डेसिलरेशन प्रोड्यूस होगा, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से इस डायरेक्शन में टॉर्क आएगा, इस डायरेक्शन में टॉर्क आएगा, टॉर्क की वजह से अल्फा आएगा इस डायरेक्शन में। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां पे स्लिपिंग हो रही है क्लियरली, और किसी टाइम t = t पर ये वापस से रोल करने लगेगा, यानी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कुछ मान लीजिए v डैश के बराबर, और इसका जो एंगुलर स्पीड है हो जाएगा इस डायरेक्शन में ओमेगा डैश के बराबर। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब t = t की बात कर रहे हैं, सो v डैश की वैल्यू जो है वो r ओमेगा डैश के बराबर हो जानी चाहिए। अब ये टाइम t पर हमें वेलोसिटी लिखनी है, टाइम t पर हमें ओमेगा डैश लिखना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन और अल्फा की। एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा म्यू इंटू जी के बराबर, और टाउ इज इक्वल टू आर अल्फा यदि मैं इस्तेमाल करूं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, सो म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। सो एम आर से एम आर कैंसिल आउट हो गया, अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाती है 5 म्यू जी डिवाइडेड बाय 2r। सो अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। वेलोसिटी v डैश वो मैं लिख सकता हूँ v माइनस म्यू जी इंटू टी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश की वैल्यू की बात करें तो देखिए हमें इस डायरेक्शन में ओमेगा चाहिए, इस डायरेक्शन में ओमेगा चाहिए, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन की जो ओमेगा को नेगेटिव मानना पड़ेगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। प्लस अल्फा, अल्फा इसी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, तो 5 म्यू जी बाय 2r इंटू टी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ओमेगा की वैल्यू जो है v अपॉन आर के बराबर थी पहले, तो इसको v अपॉन आर आप लिख दीजिए, r से r कैंसिल आउट हो गया, तो आपको यहाँ मिल जाता है v और v 2v इज इक्वल टू 1 + 5/2 इज 7/2 म्यू जी टी के बराबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाता है टाइम t इज इक्वल टू 4v/7 म्यू जी के बराबर। टाइम t इज इक्वल टू 4v अपॉन 7 म्यू जी के बराबर आपको मिल जाता है। तो स्पीड बतानी है इस टाइम पर कितनी स्पीड हो जाएगी, तो ये टाइम यहां पे रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा v माइनस v फाइनल इज इक्वल टू v माइनस म्यू जी इंटू टी। टी की वैल्यू है 4/7 v अपॉन म्यू जी। म्यू जी से म्यू जी कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल गया 3/7 इंटू वी के बराबर। ये फाइनल स्पीड आपको मिल चुकी है 3/7 इंटू वी के बराबर, 3/7 इंटू वी के बराबर, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे।